माइकल जोशर सब कुछ सच सच बताने पर आमादा था। मैं उससे बहुत सी मालूमात हासिल करता रहा। फिर मैंने उससे आखिरी सवाल किया, यहाँ तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है माइकल जोशर? वो चौंका, क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब ये कि तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, कितनी नकद रकम मुझे यहाँ से मिल जाएगी? माइकल जोशर ने कहा, मैं बैंकों में रकम नहीं रखवाता। मैंने पूछा, तो फिर कहाँ रखते हो? बोला, रकम यहीं मौजूद है मेरे पास। मैंने पूछा, कहाँ, किस जगह? उसने कहा, क्यों, तुम रकम के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, जाहिर है मुझे अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दौलत की जरूरत भी होगी, और यहाँ अमेरिका में मेरे पास वो जराए नहीं हैं जिनकी मदद से मैं दौलत कमा सकूं। तुम्हारी रकम अगर मेरे काम आ जाए तो फिर ये तुम्हारे लिए भी सवाब की बात है। माइकल जोशर दांत पीस कर रह गया। वो उस सवाब के बारे में अच्छी तरह जानता था जो सहूनियत के खिलाफ उसे मिलने वाला था। बहरहाल उसने भारी लहजे में कहा, देखो, अगर तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें फराहम कर सकता हूँ, लेकिन मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, माइकल जोशर, मैंने तुम्हें जो सहूनियत के लिए फंड दिया था वो मेरे ऊपर कर्ज है, और ये भी समझ लो कि मैं बोटी देकर बकरा लेने वालों में से हूँ। मैंने तुम्हें वो रकम देकर अपना एतमाद तुम पर कायम किया, लेकिन अब मुझे अपने मामलात के लिए रकम दरकार है, और इसके लिए तुमसे बेहतर आदमी मुझे और कोई नजर नहीं आता। जोशर बोला, लानत हो तुम पर। बहरहाल मैं इस अजियत से नहीं गुजरना चाहता जो तुमने मुझे दी है, और तुमने मुझे मजीद देने की धमकी दी है। मैं जिंदगी को दुनिया की सबसे कीमती शय समझता हूँ। मैंने कहा, वेरी गुड, अक्लमंदी की बात की है। तो फिर वो रकम? माइकल जोशर ने एक तरफ इशारा किया। दीवार ही में एक चौकोर सा स्याह निशान बना हुआ था। मैं उसके करीब पहुंच गया और उसे टटोलने लगा। मैंने माइकल जोशर से उस तिजोरी को खोलने का तरीका दरियाफ्त किया, और उसके बाद जब तिजोरी को खोल कर देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। बहुत कुछ था उसमें, इतना कुछ कि मैं अमेरिका में एक शानदार जिंदगी गुजार सकता था। मैंने माइकल जोशर का शुक्रिया अदा किया। उसी वक्त तहजीब मैल्कम एक्स नाश्ते की ट्रे उठाए हुए अंदर आ गई। उसने मुस्कुराती निगाहों से माइकल जोशर को देखा और बोली, आपके वफादार मुलाजिमों ने मुझे आपके नाश्ते के बारे में बता दिया है। देख लें, सब चीजें आपकी पसंद के मुताबिक है ना? माइकल जोशर ने मुंह बनाकर कहा, मैं अब नाश्ता नहीं करूंगा। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं मोअज़्ज़िज़ बुजुर्ग, अभी थोड़ी देर कबल आप कह चुके हैं कि जिंदगी दुनिया की सबसे कीमती शय है, और जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी होता है। देखिए ना, आप कितने दिन भूखे रह सकते हैं। तहजीब ने कहा, ये अचानक मिस्टर जोशर की भूख क्यों उड़ गई है? अभी तो ये सख्त भूखे थे। मैंने कहा, हाँ, ये कागज के मनहूस टुकड़े इंसान से बहुत कुछ छीन लेते हैं। तहजीब ताज्जुब से बोली, कागज के टुकड़े? मैंने तिजोरी की तरफ इशारा किया, जाओ देख लो और इबरत हासिल करो। इंसान उम्र की किसी मंजिल में हो, इनसे प्यार जरूर करता है। तहजीब तिजोरी की तरफ बढ़ गई। उसने कहा, खूब, ये माइकल जोशर की दौलत है। मैंने कहा, अब हमारी है। मिस्टर जोशर ने सोचा कि जो शय इस बुरे वक्त में इनका साथ न दे सकी, इसे रख कर क्या करेंगे? तहजीब बोली, लेकिन ये दौलत तो इनके मिशन की अमानत होगी। मैंने कहा, नहीं, ये मिस्टर जोशर का जाती असासा है। वैसे हमने एक नेक काम किया था जिसका हमें सिला मिला है। तहजीब बोली, नेक काम? मैंने कहा, लंगड़ी सहूनियत में लकड़ी की टांग लगवाने के लिए रकम की जरूरत थी ना, हमने उसमें एक फंड दिया था। तहजीब बेचारगी से बोली, हाँ हाँ, कर्ज लेकर। मैंने कहा, देख लो कि उसका सिला कैसा मिला है। तहजीब मेरी बात पर हंस पड़ी। बोली, वो जो कहते हैं एक नेकी करो उसका 70 गुना सवाब मिलेगा, लेकिन मेरा ख्याल है ये रकम तो 70 गुना से भी ज्यादा है। मैंने कहा, हमें सवाब कुछ ज्यादा तनासुब से मिल गया है। जोशर की गुस्से से बुरी हालत हो रही थी। उस वक्त उसने नाश्ता भी न किया। वो सख्त हेजान का शिकार था, लेकिन हमें उसकी किसी भी कैफियत से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। माइकल जोशर पूरी तरह काबू में आ गया था। वो बहुत ज्यादा मज़ाहमत करने वालों में से नहीं था। चंद बातों में उसने मज़ाहमत करने की कोशिश की तो मैंने उसका दिमाग दुरुस्त कर दिया। जाहिर है मुझे उससे अकीदत थी न मोहब्बत। वो नस्लन यहूदी था और मुझे भला उससे क्या हमदर्दी हो सकती थी। मैंने अपने जहन में एक मंसूबा तरतीब दे लिया और उसके तहत अमल कर रहा था। तहजीब मैल्कम एक्स दोहरी जिंदगी गुजार रही थी। वो जोशू के फ्लैट में भी रहती थी, लेकिन ज्यादातर वक्त उसका माइकल जोशर की कोठी में गुजरता था। अभी तक किसी को मेरी शख्सियत पर कोई शुबा नहीं हो सका था। बेशुमार लोगों से इस दौरान मुलाकात हुई थी और एक बार एब्रन हॉल भी गया था, लेकिन एक बीमार आदमी की हैसियत से। उसकी तस्दीक डॉक्टर ने कर दी थी। डॉक्टर से मेरा मुसलसल राब्ता था। बाज़ औक़ात मुझे हंसी आने लगती थी कि डॉक्टर मेरा किस चीज़ का इलाज कर रहा है। इंजेक्शन वगैरह तो उसने कोई लगाया नहीं था,
दवाएं ही लिख दिया करता था और जाहिर है उनमें से कोई दवा मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा था। बाहर तो और डॉक्टर का काम चल रहा था, मुझे उससे क्या गरज हो सकती थी। अलबत्ता उसकी वजह से मैं बीमार मशहूर हो गया। दिलचस्प बात यह थी कि डॉक्टर भी माइकल जोशर का खुसूसी मौलिद था और ख़ुद भी यहूदी था और एब्रन हॉल की तकारीब में शरीक होता था। चुनांचे मेरी थोड़ी सी बदली हुई आवाज़, थोड़ा सा बदला हुआ अंदाज सब ने ही कबूल कर लिया, क्योंकि ये एक बीमार आदमी का अंदाज था। एब्रन हॉल की उस तकरीब में मैंने किसी किस्म की सरगर्मी का मुजाहरा न किया, लेकिन मुझे बहुत सी मालूमात यहाँ से हासिल हुई। बहुत से लोगों से मेरा राब्ता हुआ और उनमें 5 शख्सियतें वो थीं जिनकी फहरिस्त मेरे पास मौजूद थी। मैंने कुल 8 आदमियों का इंतखाब किया था जिन्हें मैं अपना शिकार बनाना चाहता था। ये 8 आदमी सहूनी मकासद की तकमील के लिए इंतहाई सरगर्म थे और अमरीका में नुमाया हैसियत के हामिल थे। मैं अपने काम की इब्तिदा यहीं से करना चाहता था। इस दौरान दूसरे काम भी जारी थे। चुनांचे एक मखसूस तरीके से काम लेते हुए मैंने तहजीब के जरिए शहर की एक मारूफ शाहरा पर एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड हासिल किया। ये होर्डिंग लोहे के सुतूनों पर एक बहुत बड़े प्लाईवुड के बोर्ड की शक्ल में था। बज़ाहिर उसका माइकल जोशर से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन मैं उस पर बड़ी मेहनत से काम करा रहा था और तहजीब उसमें नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही थी। होर्डिंग पर मखसूस रंग की आउटलाइन लगाई जा रही थी और ये किसी को मालूम नहीं था कि उस आउटलाइन का मकसद क्या है। होर्डिंग बनाने वालों को भी उसकी हकीकत से आगाह नहीं किया गया था। ये काम बड़ी दिलचस्पी से जारी था और मेरे जहन में खौफनाक मंसूबे परवरिश पा रहे थे। तकरीबन 27 दिन की मुसलसल मेहनत के बाद मैंने इस सिलसिले में अपनी तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली। होर्डिंग पर अब फ़लस्तीन का नक्शा बन चुका था, लेकिन कोई नहीं समझ सकता था कि ये फ़लस्तीन का नक्शा है। होर्डिंग बनाने वालों का काम ख़त्म हो गया था। उस पर कोई तहरीर भी नहीं थी जिससे किसी बात की वजाहत हो सके। देखने वालों ने यही समझा होगा कि कोई कंपनी अपनी किसी प्रोडक्शन की तशहीर करना चाहती है। अब मैं अपने काम से मुतमईन था। हरचंद के ये सब कुछ बेहद खतरनाक था, लेकिन मैं अपने आप को उसी तौर अमेरिका में रूशनास कराना चाहता था। 28वें दिन मैंने उन तमाम लोगों को खुफिया दावतनामे जारी कर दिए जिनके नाम मेरी फहरिस्त में थे, यानी वो 8 अफराद जो मेरा शिकार थे। मैंने उन्हें अपनी कोठी पर एक खास सिलसिले में मदऊ किया। रात को तकरीबन 8:30 बजे वो सब मेरी कोठी पर पहुंच गए। तहजीब मैल्कम एक्स को मैंने खुसूसी हिदायत जारी की थी, चुनांचे वो खुसूसी इंतजामात के साथ मौजूद थी। उनके दरमियान मुसर्रत का इजहार करते हुए मैंने उनसे कहा कि मैं अपने एक मंसूबे को अमली जामा पहनाना चाहता हूँ जिनके लिए मुझे उनकी मदद दरकार है। उन सब ने मुझसे बहुत ज़्यादा अकीदत का इजहार करते हुए कहा कि वो हर खिदमत के लिए तैयार हैं। मैंने उनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें की, उनके बारे में बहुत सी गुफ्तगू हुई, यहाँ तक कि खाने का वक्त हो गया और मैंने उनकी रहनुमाई उस बड़े हॉल की जानिब की जहाँ तहजीब उनकी पेशवाई के लिए मौजूद थी। एक लंबी सी मेज़ पर मुलाजमीन खाना लगाने के बाद हॉल से रुखसत हो गए थे। वो इस किस्म की खुफिया दावतों के आदाब से वाकिफ थे, चुनांचे उन्होंने वही किया जिसका हुक्म उन्हें तहजीब ने दिया था। तहजीब को मैंने अपनी एक खास पैरोकार की हैसियत से रूशनास कराया था और वो मौदबाना अंदाज में अपना काम अंजाम दे रही थी। उसने अपने हाथों से मखसूस डिशें उन लोगों के सामने पेश की। खाने वाले पेट भर कर खा चुके तो उनकी हालत खराब होना शुरू हो गई। मुलाजमीन ने जो खाना सर्व किया था वो उम्दा और हर किस्म के मिलावट से पाक था, मगर तहजीब ने अपने हाथों से जो जो डिशें उन लोगों के सामने पेश की थीं उन पर उसके हाथ की सफाई काम कर गई और उनमें निहायत सरीउल असर जहर शामिल कर दिया गया जो बेमज़ा और बेरंग था। अलबत्ता उसकी कारकर्दगी निहायत शानदार थी और इस कारकर्दगी का नज़ारा उन 8 अफराद की लाशों की शक्ल में मौजूद था। वो सब अपनी कुर्सियों से पुश्त लगाए खला में घूर रहे थे। जहर ने उनके दिलों की हरकत अचानक बंद कर दी और वो अपनी पोजीशन तक तब्दील न कर सके। तहजीब सनसनीखेज निगाहों से मुझे देख रही थी और उसके चेहरे पर अजीब से आसार थे। मैंने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा। उन निगाहों में यकीनी तौर पर वहशत होगी, चूंकि 8 आदमियों की हलाकत मामूली बात नहीं थी। मैंने उसे मुखातिब किया बहुत अरसे के बाद, जब कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म जो पाकिस्तान का रहने वाला था हक गोई पर उतरा तो उसका मजाक उड़ाया गया और उसके साथ वहशियाना सलूक किया गया। तब उसने एक नक्शा तरतीब दिया था, एक ऐसा नक्शा जिसमें फ़लस्तीन को दिखाया गया था और ये पेशन गोई की गई थी कि बहुत जल्द फ़लस्तीन के सीने का नासूर इसराइल फना हो जाएगा। तुम्हें याद होगा तहजीब के वो होर्डिंग जो उस मखसूस शाहरा पर बनाया गया है ऐसे ही नक्शे का हामिल है। बस एक छोटी सी तहरीर अगर उस पर नक्श कर दी जाए तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है।
तहजीब की आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं। फिर उसने लरसती हुई आवाज में कहा, तो क्या? मैंने कहा, हाँ तहजीब, आज रात यही सब कुछ होगा। मैं तमाम इंतजाम कर चुका हूँ। तहजीब ने खुश्क होंठों पर जबान फेर कर गर्दन हिला दी। मैं इस सिलसिले में वाकई तमाम इंतजामात कर चुका था। चुनाचे रात की तारीकी में स्याह रंग की एक वैगन उन 8 लाशों को लेकर चल पड़ी जिसे तहजीब ड्राइव कर रही थी। मैं वैगन के अक़बी हिस्से में मौजूद था। तहजीब सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी फितरत में इस कदर वहशत नुमाया हो सकती है। पहली लाश मैंने एक मजबूत कील के जरिए होर्डिंग के आखिरी गोशे पर लगाई और उसके बाद यके बाद दीगरे वो तमाम लाशें उस अजीमुशान साइन बोर्ड पर लोहे के कीलों से टांग दी। फिर मैंने रंग का डिब्बा और ब्रश निकाला और सिर्फ एक जुमला लिखा, ऑलिव हार्वर्ड जानता है और दीगर लोग भी ना भूले होंगे, एब्रन हॉल के बड़बोले की तरफ से। ये अल्फाज लिखने के बाद मैंने नाकिदाना निगाह अपनी उस तश्कील पर डाली और उसके बाद वैन में बैठकर वापस चल पड़ा। मेरी अपनी हैसियत माइकल जोशर के मेकअप में महफूज थी और उस वक्त तक जब तक किसी को माइकल जोशर पर शुबा ना हो जाए मुझे अपनी जगह छोड़ने की जरूरत नहीं थी। चुनांचे मैं इत्मीनान से वापस माइकल जोशर की कोठी में आ गया और उसके बाद मैंने और तहजीब ने मिलकर वो तमाम निशानात मिटाना शुरू कर दिए जो हमारी तरफ रहनुमाई कर सकते थे। वैगन को साफ कर दिया गया, डाइनिंग टेबल पर से तमाम निशानात खत्म कर दिए गए। माइकल जोशर को मैंने जिंदा रखा था क्योंकि ये शख्स किसी भी मौके पर हमारे काम आ सकता था। इस तमाम कार्रवाई से फारिग होने के बाद सुबह को तकरीबन 5:30 बजे हम लोग आराम करने लेट गए। उस रात मैंने तहजीब को वापस नहीं जाने दिया था। मैं मामूल से हटकर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था, लेकिन इस दौरान मैंने कोठी में मौजूद मुलाजिमों का जायजा ले लिया था। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो माइकल जोशर के किसी भी मामले पर निगाह रखता हो या उसमें दिलचस्पी लेता हो। तहजीब इस कार्रवाई से बहुत दहशतज़दा थी। उसकी खामोशी इस बात का इजहार करती थी कि वो मुझसे इस वहशत की तवक्को नहीं करती थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत मुतासिर हो तहजीब। बोली, नहीं अली, मैं तुम्हारे जज्बात से वाकिफ हूँ, लेकिन अमेरिका में ये सब कुछ करके तुमने बहुत बड़ा कदम उठाया है। मैंने कहा, मैंने तुमसे कहा था तहजीब, मैं यहाँ अपनी आमद का ऐलान अपने मयार के मुताबिक करना चाहता हूँ। वो बोली, ये उससे भी कहीं ज्यादा है। तुम्हारे ख्याल में क्या अमरीकी महकमे हकीकत का खोज नहीं लगाएंगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, जरूर लगाएंगे। वो बोली, क्या उन्हें इस कोठी पर शुबा ना होगा? क्योंकि किसी न किसी तरह यह साबित हो जाएगा कि ये सब लोग एक मखसूस वक्त पर यहाँ जमा हुए थे। मैंने कहा, बेशक ये साबित हो जाएगा, लेकिन बहुत देर के बाद, और उस समय तक हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैंने उन लोगों को तहरीरी दावतनामे नहीं भेजे थे और मेरे फ़ोन खुद उन्होंने वसूल किए थे। इस इंकिशाफ में देर लगेगी। वो बोली, क्यों ना हम यहाँ से निकल चलें? मैंने कहा, अभी नहीं तहजीब, मैं यहाँ रुककर अपने दोस्त का इंतजार करूंगा। वो बोली, कौन से दोस्त का? मैंने कहा, अमेरिका में एक ही सबसे बड़ा दोस्त है मेरा, और वो है ऑलिव हार्वर्ड। तहजीब ने आंखें बंद कर ली और फिर उसने आंखें नहीं खोली। वो गालिबन सो गई थी। दूसरे दिन सुबह उस वक्त आंख खुली थी जब कोई जोर जोर से मेरी ख्वाबगाह का दरवाजा धड़धड़ा रहा था। ये एक बूढ़ा मुलाजिम जोसेफ था। मैंने ख्वाबगाह से बाहर निकलकर पूछा, क्या बात है? वो बोला, बहुत खौफनाक वारदात हुई है जनाब। मिस्टर रॉशर, मोशे रियान, लूशे हाइन और दूसरे बहुत से लोग वहशियाना अंदाज में कत्ल कर दिए गए हैं। मैंने खौफजदा अंदाज में कहा, क्या? मुलाजिम ने अखबार मेरे सामने कर दिया। ये देखिए। मैंने गिरने से बचने के लिए दरवाजे का सहारा लिया और फिर मैंने मुलाजिम को जाने का इशारा किया। तहजीब भी उठकर मेरे पास आ गई थी। मैंने अखबार सामने फैला लिया। सब कुछ तवक्को के ऐन मुताबिक था। लोगों की यादाश्त इतनी खराब भी नहीं थी कि वो अली जार खान को भूल जाते। मेरा नाम साफ लिखा गया था और उसके साथ पुराना वाकया दोहराया गया था। उन बड़े आदमियों के कत्ल पर सख्त रंजो गम का इजहार किया गया था। पूरा अखबार भरा हुआ था। होर्डिंग की तस्वीर नुमाया तौर पर शाया की गई थी जिस पर लाशें कीलों से टंगी हुई थीं। बड़े बड़े जज्बाती जुमले लिखे गए थे। इस वारदात को इस सदी की सबसे हौलनाक वारदात करार दिया गया था। मेरे बारे में बड़ी तफसीलात लिखी गई थी। गरज वो सब कुछ था जो मैं चाहता था और अब इसमें कोई शक व शुबा नहीं था कि वो लोग पूरी तरह इस वारदात का जिम्मेदार अली जार खान को करार देते। अखबार की मालूमात महदूद नहीं थी। उसने ऑलिव हार्वर्ड का नाम साफ लिखा था और उस तहरीर का हवाला देते हुए ये लिखा था कि ऑलिव हार्वर्ड ने इस दौरान अली जार खान के लिए अपनी तमाम सरगर्मियां तर्क कर दी थीं और सिर्फ उसी के पीछे लगा हुआ था। दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में ऑलिव हार्वर्ड ने अली जार खान को अपने काबू में करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा।
بعض बयानात में मेरी उस सरगर्मी की वजह ऑलिव हार्वर्ड को ही करार दिया गया था और उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि अगर वो इस मसले को एक आम मसला करार देता और इसमें खुसूसी सरगर्मी न दिखाता तो इंतकाम के ये शोले इस हद तक बुलंद न होते और यकीनी तौर पर ये मसला दब जाता। हार्वर्ड ही के जुनून का नतीजा उन 8 रहनुमाओं के कत्ल की शक्ल में जाहिर हुआ है। अली यार खान को यकीनी तौर पर इस हद तक मुश्तइल कर दिया गया कि वो अमेरिका वापस आकर ऑलिव हार्वर्ड को चैलेंज दे। तमाम खबरें पढ़ने के बाद मैंने तहजीब की तरफ देखा। उसका चेहरा सुर्ख नजर आ रहा था। मैंने उसके शाने पर हाथ रख कर कहा, तहजीब, इस जंग की इब्तिदा मैं जिस पैमाने पर चाहता था उसी पैमाने पर हुई है। मेरा मकसद पूरा हो गया और अब मैं अपने असल मिशन के रास्ते पर चल पड़ा हूँ। तहजीब बोली, लेकिन अली, क्या तुम ये बात महसूस नहीं करते कि हम सिर्फ 2 अफराद अमरीकी महकमों से किस तरह नबरदाजमा हो सकते हैं? बात सिर्फ अमरीकी यहूदियों की नहीं बल्कि इस वारदात के बाद तो जाहिर है पुलिस और दूसरे महकमे भी हमारे पीछे लग जाएंगे। मैंने कहा, यह मजबूरी थी तहजीब, जाहिर है इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। वो बोली, तो फिर अब क्या प्रोग्राम है? तुमने अच्छी तरह इन खबरों को पढ़ा होगा। बज़ाहिर तो इनमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आती जिसमें किसी का शुबा माइकल जोशर की जानिब जाए। एक बात और बताओ अली, जिन लोगों से तुमने वो होर्डिंग तामीर करवाया, क्या वो तुम्हारी निशानदही नहीं कर सकते? मैंने कहा, नहीं डियर, खुदा पर भरोसा रखो। बज़ाहिर मैंने कोई कच्चा काम नहीं किया, अपने आप को हर तरह महफूज रख कर ही तमाम इक़दामात किए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम मोहतात रहेंगे। अब मेरी हिदायत सुन लो तहजीब, फिलहाल तुम फ्लैट में वापस जाओ और कल से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। मैं तुमसे खुद ही राब्ता कायम रखूंगा। इसके अलावा एक और बात भी तुमसे कहना है, वो ये कि इस दौरान किसी तरह भी जोशू से राब्ता कायम करके उसी बिल्डिंग में किसी कीमत पर एक फ्लैट और हासिल कर लो, ताकि अगर किसी तरह हमारे फ्लैट की निशानदही हो जाए तो हम किसी बदली हुई शक्ल में उस दूसरे फ्लैट में मुंतकिल हो सकें। यूं तो मैं और भी इंतजामात कर रहा हूँ, लेकिन ये काम तुम अपने तौर पर कर लो और फिर अपने फ्लैट तक महदूद हो जाओ। तहजीब ने कहा, ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुम बिला वजह कोई बात नहीं कहते। मैंने कहा, हाँ तहजीब, खेल शुरू हो चुका है। जहां तक मुमकिन हो सका मैं इस खेल से निपटूंगा और जब सूरत हाल ऐसी हुई कि मेरा यहाँ से हट जाना ज़रूरी हो गया तो फिर मैं यहाँ से हट जाऊंगा। उसके बाद ही हम आइंदा के लिए मजीद फैसले करेंगे। तहजीब ने जवाब दिया, ओके, और थोड़ी देर के बाद मैंने उसे रुखसत कर दिया। माइकल जोशर के मेकअप में इस वारदात के बाद जो सूरत हाल होना चाहिए थी उसका मैंने पूरी तरह एहतमाम किया। मैंने डूबते लहजे में अपने उस मुलाजिम से कहा कि मेरे मौलिज को फ़ौरन तलब कर लिया जाए और मेरी कैफियत देख कर मुलाजिम ने फ़ौरन ही डॉक्टर को तलब कर लिया। मैंने इंतहाई कोशिश से अपने आप को इस तरह बना लिया जैसे शदीद जहनी कर्ब का शिकार हूँ। डॉक्टर ने मुझे ताकत के 2 इंजेक्शन दिए और सूरत हाल दरियाफ्त करने लगा। किसी हद तक संभलने के बाद मैंने अखबार उसके सामने कर दिया और डॉक्टर शिश्तर रह गया। फिर उसने मुझे तसल्लियाँ दी और ख़ुद को पुरसुकून रखने का कहकर रुखसत हो गया। मुलाजिमों को उसने हिदायत दे दी थी कि कम से कम शाम को 5 बजे तक मुझे किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। इस दौरान क्या होता रहा मुझे उसके बारे में नहीं मालूम। अलबत्ता रात को सोने में जो कसर बाकी रह गई थी वो मैंने मज़े की नींद लेकर पूरी की। मौका मिला था तो उससे फ़ायदा क्यों ना उठाता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।